nature's mechanism so that life forms continue to exist. That's reproduction. लेकिन ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस करते कैसे हैं? हेलो एवरीवन, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे हैं और आज मैं लेकर आई हूँ क्लास 10th साइंस हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस का पहला वीडियो। हमेशा की तरह इस वीडियो के अंदर हम खत्म करेंगे पूरा का पूरा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और हमेशा की तरह इस पूरे वीडियो को देखने के बाद आपके कॉन्सेप्ट्स पक्का से होंगे क्रिस्टल क्लियर। तो मैं हूँ रोशनी फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहाँ पर आप पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, एसएसटी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com। तैयार हैं सभी लोग? लेट्स गेट स्टार्टेड। जब हम अपने आसपास के लिविंग ऑर्गेनिजम्स को देखते हैं तो हम देखते हैं कि सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के यंग वंस उन ऑर्गेनिजम्स से काफ़ी सिमिलर होते हैं। इनफैक्ट यही प्रोसेस जिसके हेल्प से लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपने से सिमिलर ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस करते हैं उसे ही तो कहते हैं हम रिप्रोडक्शन। सबसे पहला सवाल, रिप्रोडक्शन ज़रूरी क्यों है? वाई इज रिप्रोडक्शन नेसेसरी? और इसका पहला रीज़न है टू रिटेन अ स्पीशीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो स्पीशीज है उसको रिटेन करने के लिए, ताकि सालों साल तक वो स्पीशीज एग्जिस्ट करता रहे, इसके लिए रिप्रोडक्शन जरूरी है। क्योंकि जब रिप्रोडक्शन होगा तो वैसे ही स्पीशीज के उस तरीके के उससे सिमिलर ऑर्गेनिजम्स बनते चले जाएंगे फॉर जनरेशंस आफ्टर जनरेशंस। नंबर 2, रिप्रोडक्शन के प्रोसेस के दौरान बहुत सारी वेरिएशंस भी आती हैं और इन वेरिएशन से बहुत बार नए स्पीशीज भी बनते हैं। अब वेरिएशंस क्या होता है, वेरिएशन से नए स्पीशीज कैसे बनते हैं, ये सारी बातें हम कुछ टाइम में धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। इतना ही नहीं, नंबर 3 जो कि हमारा लास्ट बट नॉट द लीस्ट वाला रीजन है और वो है ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। हम सभी ने देखा है कि जो बच्चे होते हैं उनके ट्रेट्स या उनके फीचर्स जो है वो उनके पेरेंट्स से काफ़ी ज़्यादा सिमिलर होते हैं। तो ये जो ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स है या ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेट्स है ये भी पॉसिबल हो पाता है बिकॉज ऑफ द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। तो भाई रिप्रोडक्शन ज़रूरी तो है। तो अगला सवाल दिमाग में यह आता है कि क्या सारे ऑर्गेनिजम्स जो नए ऑर्गेनिजम्स बनाते हैं वो अपने एग्जैक्ट कॉपीज बनाते हैं? एंड द आंसर इज नो। अब रामचरण को ही देख लो यार, रामचरण के कुछ ट्रेट्स पापा जैसे हैं, कुछ ट्रेट्स मम्मी जैसे हैं और कुछ ट्रेट्स इसके खुद के भी तो हैं। इसका मतलब है कि ऑर्गेनिजम्स हमेशा अपने एग्जैक्ट कॉपीज नहीं बनाते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर दिमाग में आता है एक और सवाल कि ऐसा क्यों होता है कि एक क्लास ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो है ना वो एक दूसरे से इतने ज़्यादा सिमिलर होते हैं। जैसे अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो सारे ह्यूमंस एग्जैक्टली सेम तो नहीं होते बट सारे ह्यूमंस एक दूसरे से काफ़ी सिमिलर होते हैं। सारे लायंस एक दूसरे से काफ़ी सिमिलर होते हैं। सारे एलिफेंट्स देखो एक दूसरे से काफ़ी सिमिलर होते हैं, लेकिन वहीं एक एलिफेंट और एक ह्यूमन काफ़ी डिफरेंट होते हैं, है ना। तो अब सवाल ये उठता है कि ऐसा क्यों है कि सारे ह्यूमंस एक जैसे होते हैं, सारे एलिफेंट्स एक जैसे होते हैं, सारे लायंस एक जैसे होते हैं? ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इन ऑर्गेनिजम्स का जो ब्लूप्रिंट है वो सेम है, यानी कि जो उनका बेसिक ढांचा है, बेसिक बॉडी डिज़ाइन है वो सेम है। अब एग्जाम्पल लेते हैं एक कार का। हम देखते हैं कि मार्केट में बहुत तरह की कार्स होती हैं, अलग अलग डिज़ाइन, अलग अलग इंटीरियर्स, अलग अलग कलर्स, राइट, होते हैं। लेकिन अगर आप उनका ब्लूप्रिंट देखो, यानी कि अगर उसका जो बेसिक ढांचा जो है वो काफ़ी हद तक सिमिलर होता है, इसीलिए सारे कार्स लगभग एक जैसे लगते हैं। कोई कार बाइक जैसी तो नहीं लगती है देखने में, राइट, मतलब कार के जैसी लगती है बिकॉज उनका जो ब्लूप्रिंट है वो सेम है। अब उस ब्लूप्रिंट के ऊपर वो ऊपर से मान लो किसी एक पर्टिकुलर ब्रांड के बहुत सारे वैरायटी के कार है, बेसिक ढांचा सेम रख के अब उसके बाद किसी का रूफ थोड़ा चेंज कर दिया, किसी के ग्लासेस चेंज कर दिए, किसी के अंदर का इंटीरियर थोड़ा चेंज कर दिया, कलर चेंज कर दिया। तो इस तरीके से अलग अलग फीचर्स को चेंज करने से क्या हो जाएगा कि वो एक दूसरे से डिफरेंट लगेंगे बट उनका जो बेसिक ढांचा है वो सेम है। ठीक है, अब ऑर्गेनिजम्स में क्या होते हैं, ऑर्गेनिजम्स के बॉडी के जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं वो क्या होते हैं? सेल होते हैं। सेल के अंदर पाया जाता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है क्रोमोसोम और मेरे प्यारे बच्चों क्रोमोसोम के अंदर पाया जाता है डीएनए। एग्जैक्टली, आई एम प्रिटी श्योर ये टर्म्स नए नहीं है क्योंकि 9th स्टैंडर्ड में भी इनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ा ही है आप लोगों ने, ठीक है। और डीएनए में छुपा होता है खजाना। डीएनए में क्या होता है?
डीएनए में वो सारा इंफॉर्मेशन होता है जो प्रोटीन सिंथेसिस करने में काम आता है, राइट। यानी कि डीएनए के अंदर वो सारी चीज़ें छुपी होती है जो ये डिसाइड करती है कि उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के ट्रेट्स क्या होंगे, उसके फीचर्स क्या होंगे, राइट। बोलने का मतलब है इसी डीएनए के इंफॉर्मेशन के बेसिस पे प्रोटीन सिंथेसाइज होता है। अब जैसा प्रोटीन सिंथेसाइज होता है वैसा ही हेयर कलर होता है, आई कलर होता है। मतलब हेयर कलर के लिए जैसा प्रोटीन सिंथेसाइज हुआ वैसा हेयर कलर हुआ, सिमिलरली आई कलर हो गया, सिमिलरली कॉम्प्लेक्शन हो गया, हाइट हो गया, ये जितने भी फीचर्स हैं बेसिकली वो सारी चीज़ें कौन डिसाइड करता है, डीएनए, राइट। तो अब आपके सवाल का आपको थोड़ा बहुत जवाब मिल रहा होगा कि भाई जब हम सारे ह्यूमंस की बात करते हैं ना तो इनका जो डीएनए के अंदर का जो इन्फॉर्मेशन है ना ये काफ़ी हद तक ज़्यादा सिमिलर है, इस वजह से इनके ओवरऑल फीचर्स ज़्यादा सिमिलर हैं। वहीं अगर एक ह्यूमन के डीएनए के साथ अगर हम एक लायन के डीएनए को कंपेयर करें तो शायद डिफरेंसेस ज़्यादा है, इसीलिए इन दोनों में डिफरेंसेस भी हमें ज़्यादा दिखते हैं, है ना। तो बेसिकली कहने का मतलब है कि जैसे ही हम रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो रिप्रोडक्शन में जो हमारा जो, इसीलिए मैंने खजाना वर्ड का यूज़ किया था, तो रिप्रोडक्शन के इस पूरे प्रोसेस के अंदर एक बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है डीएनए, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, जिसके अंदर प्रेजेंट होता है वो सारा इंफॉर्मेशन जो डिसाइड करता है कि ऑर्गेनिज्म का ट्रेट कैसा होगा, कैसे फीचर्स होंगे, ठीक है। तो बच्चों अब आप मेरे से ये पूछ सकते हो कि मैम क्या इसका ये मतलब है कि जब रिप्रोडक्शन होता है उस दौरान डीएनए की ही कॉपीज बन रही होती हैं। मतलब फॉर एग्जांपल जिस ऑर्गेनिज्म को नया ऑर्गेनिज्म बनाना है उस ऑर्गेनिज्म के अंदर जो डीएनए है उन्हीं डीएनए के कॉपीज बनते हैं जिससे वो नया ऑर्गेनिज्म बनता है। क्या ऐसा कुछ हो रहा होता है? वेल यस, कुछ ऐसा ही हो रहा होता है, वो डीएनए की ही कॉपीज बन रही होती हैं। अब ऐसे सोचो अगर डीएनए का एग्जैक्ट कॉपी बन गया तब तो जो नया ऑर्गेनिज्म बनेगा वो अपने पेरेंट ऑर्गेनिज्म का एग्जैक्ट कॉपी होगा। लेकिन ये डीएनए कॉपी बनती कैसे है? डीएनए कॉपिंग जो होती है ना ये केमिकल रिएक्शंस के थ्रू होती है। इनफैक्ट ये अपने आप में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल मज़ेदार टॉपिक है जिसको आप डिटेल में पढ़ोगे इन योर क्लास 12th बायोलॉजी। वहाँ पर आप देखोगे ये पूरे प्रोसेस के अंदर कैसे कैसे डीएनए के अंदर चेंजेस होते हैं, एक एक स्टेप को आप डिटेल में पढ़ोगे। बट अभी हम सिर्फ ऊपर ऊपर से एक ओवरव्यू लेंगे और इसको लॉजिकली समझेंगे, ठीक है। तो मतलब बोलने का मतलब है कि अगर तो डीएनए की एग्जैक्ट कॉपी बन जाती है तब तो जो नया ऑर्गेनिज्म बनेगा वो अपने पेरेंट ऑर्गेनिज्म का एग्जैक्ट कॉपी बन जाएगा। लेकिन ऐसा रियलिटी में होता नहीं है। कॉपीइंग के दौरान जो है कुछ ना कुछ घपला हो ही जाता है। व्हेन आई से घपला मतलब एग्जैक्ट कॉपी ना बन के थोड़े बहुत चेंजेस इधर उधर आ ही जाते हैं और इसी से आता है वेरिएशंस। वेरिएशंस अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। वेरिएशंस का मतलब होता है, वेरिएशंस नाम से पता चल रहा है वैरायटी, वेरिएशंस वैरी मतलब डिफरेंसेस। तो वेरिएशंस का मतलब ही होता है किसी भी एक स्पीशीज के दो ऑर्गेनिजम्स के बीच में जो डिफरेंसेस होते हैं, दैट इज वेरिएशंस। या फिर किसी दो डिफरेंट स्पीशीज के ऑर्गेनिजम्स के बीच में जो डिफरेंसेस होते हैं वो वेरिएशंस हैं। अगर एक ही स्पीशीज के दो ऑर्गेनिजम्स हैं तो उनके बीच में वेरिएशंस कम होंगे। अगर दो डिफरेंट स्पीशीज के दो ऑर्गेनिजम्स हैं तो उनके बीच में वेरिएशन ज़्यादा होगा। तो यहीं से मैंने ये टॉपिक की शुरुआत करी थी, राइट, कि क्या ऑर्गेनिज्म अपनी एग्जैक्ट कॉपी बनाते हैं? द आंसर वाज नो। दूसरा, क्यों कुछ ऑर्गेनिजम्स काफ़ी सिमिलर होते हैं, कुछ बहुत अलग होते हैं, राइट, तो उसका भी आंसर हमें मिल गया। तो जैसे सारे ह्यूमंस हैं, अब सेम स्पीशीज़ के सारे ऑर्गेनिजम्स हैं तो ये आपस में ज़्यादा सिमिलर हैं। दो डिफरेंट स्पीशीज़ है, एक ह्यूमन है तो दूसरा लेट्स से लायन है, तो दो डिफरेंट स्पीशीज़ हैं तो इन दोनों ऑर्गेनिजम्स के बीच के जो चेंजेस हैं, जो डिफरेंसेस हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा हैं, ठीक है। जैसा कि मैं बता रही थी कि वेरिएशंस बहुत 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 इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलो देखते हैं कैसे। तो बच्चों जब आप वेरिएशंस के सिग्निफिकेंस या फिर इंपॉर्टेंस की बात करते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वेरिएशंस आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहला इंपॉर्टेंस है कि एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशंस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम कैन गिव राइज टू न्यू स्पीशीज। मतलब जब बहुत लंबे अरसे तक वेरिएशंस जमा होते रहते हैं, थोड़े वेरिएशंस जब लंबे टाइम तक होते रहते हैं तो हमें कई बार नए स्पीशीज़ मिल जाते हैं ऑल टुगेदर। एक बहुत साधारण से एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करती हूँ मैं, ठीक है। जैसे मान लो कि हमने एक ड्राइंग बनानी शुरू करी, ठीक है, ये हमारी ड्राइंग है तो ये ऐसी ही वाली है, ठीक है। तो हमने ये ड्राइंग से शुरुआत करी। अब हम लोग हर स्टेप में इस ड्राइंग में
बहुत ही छोटे छोटे चेंजेस करेंगे। जैसे मान लो किसी एक स्टेप में हमने सिर्फ आईज का शेप चेंज कर दिया, किसी एक स्टेप में हमने लिप्स थोड़ा सा चेंज कर दिया, किसी एक स्टेप में थोड़ा सा नोज़ को चेंज कर दिया, किसी में थोड़ा सा हेयर स्टाइल चेंज कर दिया, बट हर स्टेप में थोड़े 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 कुछ चेंजेस होते जा रहे हैं। तो आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम हम जहाँ पर पहुँच जाते हैं दैट इज़ वेरी 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 डिफरेंट फ्रॉम वेयर वी स्टार्टेड फ्रॉम, राइट। क्या हुआ, छोटे छोटे चेंजेस जब बहुत लंबे टाइम तक इकट्ठा होते गए तो फाइनली हमें जो आउटपुट मिला वो जहाँ से हमने शुरू किया था उससे काफ़ी अलग था। तो बेसिकली जिस स्पीशीज़ से हमने शुरुआत करी थी उसी स्पीशीज़ में थोड़े 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 चेंजेस होते 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 ऑल टुगेदर हमें एक नया स्पीशीज़ मिल गया। तो इसका मतलब है कि वेरिएशंस कैन एक्चुअली लीड टू न्यू स्पीशीज़। तो ये वेरिएशंस का सबसे पहला इंपॉर्टेंस है। दूसरा इंपॉर्टेंस है कि वेरिएशंस जो हैं ये सर्वाइवल एडवांटेज दे सकता है बहुत से ऑर्गेनिजम्स को, जिसकी वजह से वो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो सर्वाइव कर जाते हैं, राइट। वो ऑर्गेनिजम्स को हम रिटेन कर सकते हैं। बोलने का मतलब, इसको समझाने के लिए ना मैं एक स्टोरी सुनाती हूँ आपको। अभी इसे आप सिर्फ स्टोरी की तरह सुनो, लेकिन जब आप अपने क्लास 12th में जाओगे तब बायोलॉजी में आप इवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट पढ़ोगे तो वहाँ पर आपको ये स्टोरी वापस से मिलेगा। तो बहुत सालों पहले एक आइलैंड था, ठीक है। उस आइलैंड का नाम था गैलापागोस आइलैंड। नाम को भी अभी गोली मारो, फर्क नहीं पड़ता। तो कुछ बर्ड्स थे जिन्होंने झुंड बना करके वो माइग्रेट करके उस आइलैंड में आए, ठीक है। अब कुछ बर्ड्स ही आए थे, मतलब बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ बर्ड्स नहीं थे, बट जितने भी बर्ड्स आए थे बड़े खुश थे कि यार उनको एक मस्त आइलैंड मिल गया रहने के लिए, वहाँ पर खाने के लिए भी काफ़ी सारे सीड्स वगैरह थे। तो दे वर वेरी हैप्पी, मज़े में वो सारे बर्ड्स वहाँ रह रहे थे। अब क्या हुआ, विथ टाइम धीरे 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 ड्यू टू फेवरेबल कंडीशंस, ना तो खाने की कमी थी ना तो रहने की कमी थी, एकदम मस्त एनवायरनमेंट था, सब कुछ, बर्ड्स बड़े खुश थे। तो विथ टाइम एज दे स्टार्टेड टू रिप्रोड्यूस, धीरे धीरे बर्ड्स का जो नंबर है वो बढ़ता चला गया, ठीक है। अब क्या हुआ, नंबर ऑफ बर्ड्स काफ़ी बढ़ गए, लेकिन जो फूड की अवेलेबिलिटी थी, जो सीड्स की अवेलेबिलिटी थी वो तो उतनी ही थी। तो यानी कि अब क्या हो गया, फूड की स्कैरसिटी हो गई, मतलब खाने का सामान तो उतना ही है लेकिन खाने वाले काफ़ी बढ़ गए हैं, राइट। तो इसका मतलब ऐसी सिचुएशन में क्या हो सकता था, कम खाने की अवेलेबिलिटी होने की वजह से, फूड की स्कैरसिटी की वजह से शायद काफ़ी सारे बर्ड्स की डेथ हो जाती, राइट, बिकॉज उनको प्रॉपर खाना नहीं मिल पाता, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दे वुड डाई। अब यहाँ देखो क्या मज़ेदार चीज़ हुई। अब जब ये इन बर्ड्स का रिप्रोडक्शन हो रहा था तो कुछ ऐसे बर्ड्स भी प्रोड्यूस हुए जिनके बीक्स थोड़े लंबे थे, उनकी चोंच जो है वो थोड़ी ज़्यादा लंबी थी, ठीक है। तो ये क्या था, चोंच लंबी, बाकी बर्ड्स के चोंच छोटे ही थे, शॉर्ट बीक्स थे, बट इनके थोड़े लंबे थे, ये वेरिएशन था, राइट। रिप्रोडक्शन के दौरान कुछ ऐसे बर्ड्स हो गए जिनके बीक्स लंबे थे, ठीक है। अब लंबे बीक्स होने की वजह से, लॉन्ग बीक्स की वजह से ऐसे बर्ड्स जो हैं वो मिट्टी के नीचे से वॉर्म्स को निकाल के उन्हें खा पा रहे थे। अब बड़े ध्यान से देखो कैसे इनको सर्वाइवल एडवांटेज मिल रहा है। अगर सभी को सीड्स खानी होती तो सभी लोग वो सीड्स के लिए मारामारी करते तो कुछ सर्वाइव कर जाते, कुछ मर जाते। अब क्या हुआ, जिनके पास लंबी चोंच थी वो सारे, उन लोगों ने बोला कि भाई हमको सीड चाहिए नहीं, तुम खाओ अपने सीड्स, हम तो जाके वॉर्म्स खाते हैं क्योंकि वॉर्म्स खाने वाला तो यहाँ कोई है नहीं और वॉर्म्स इतने सारे हैं। तो ये वाले जो लॉन्ग बीक वाले जो बर्ड्स थे ये वॉर्म्स खाने लग गए। तो क्या हो गया, बट गया, कुछ सीड्स खा रहे हैं तो कुछ वॉर्म्स खा रहे हैं, राइट। तो इससे क्या हो गया, इनको सर्वाइवल का एडवांटेज मिल गया। और क्यों मिला एडवांटेज, वेरिएशन की वजह से मिला। और ये एडवांटेज मिलने की वजह से क्या हो गया, ये जो बर्ड्स हैं ये बर्ड्स सारे के सारे सर्वाइव कर गए। क्योंकि जब ऐसा होता है ना कि खाने की अगर बहुत कमी हो जाती तो एक तो पॉपुलेशन कम होने लगता उस पर्टिकुलर स्पीशीज़ का, एंड हु नोज, हो सकता है ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम धीरे धीरे करके वो स्पीशीज़ ही खत्म हो जाती, राइट। अब यहाँ पर क्या हुआ, खत्म तो हुई नहीं बल्कि क्या हुआ, इनके लिए सिचुएशन और फेवरेबल होने लग गया, राइट। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि वेरिएशंस का जो है ना अपने आप में ही इसका बहुत एक सिग्निफिकेंट रोल ये प्ले करता है। जब हम इवोल्यूशन की बात करते हैं तो वहाँ पर भी, और जब हम जेनेटिक्स की बात करते हैं यानी कि किस तरीके से ऑर्गेनिज्म के ट्रेट्स एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाते हैं, वहाँ पर भी वेरिएशंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। हालांकि वेरिएशंस की कहानी अभी यहीं तक, इसके बारे में हम लोग डिटेल में अपने 12th क्लास में पढ़ेंगे। तो चलो वापस आते हैं हम हमारे टॉपिक रिप्रोडक्शन। तो बच्चों जब हम रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, रिप्रोडक्शन कैसे होता है वो तो देखेंगे ही, उससे पहले देखते हैं कि रिप्रोडक्शन
कितने टाइप के होते हैं? तो मेजरली दो टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जब हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, नाम देखो एसेक्सुअल, ठीक है, यानी कि यहाँ पर एक ही पेरेंट काफ़ी होता है टू प्रोड्यूस न्यू ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, एक ही पेरेंट चाहिए होता है। जैसे हमारे ह्यूमंस में मम्मी पापा दो पेरेंट चाहिए होते हैं, राइट। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ एक ही पेरेंट चाहिए होता है टू प्रोड्यूस न्यू ऑर्गेनिजम्स। तो यहाँ पर कोई फ्यूजन का कॉन्सेप्ट नहीं होता है, कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स का कॉन्सेप्ट नहीं होता है। दूसरी तरफ जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पर एक मेल गैमिट होता है, यानी कि एक मेल सेक्स सेल होता है, एक फीमेल सेक्स सेल होता है, और मेल और फीमेल गैमिट्स के फ्यूजन से नया ऑर्गेनिज्म बनता है, राइट। तो यानी कि यहाँ पर हमें दो पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट चाहिए होता है फॉर प्रोड्यूसिंग द न्यू ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पर सेक्सुअल इंटरकोर्स इन्वॉल्व होता है, ठीक है। तो ये मेजर दो टाइप के रिप्रोडक्शन हो गए। तो बच्चों आज के इस वीडियो में हम लोग कंप्लीटली कवर करेंगे एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो जितने भी अलग अलग तरीके के एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होते हैं उन सबको डिटेल में अच्छे से एग्जाम्पल्स के साथ इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जहां पर हमें सिर्फ एक पेरेंट चाहिए होता है टू गिव राइज टू अ न्यू ऑर्गेनिज्म। साथ ही साथ ये बता दूं कि ये जो नया ऑर्गेनिज्म बनता है ये अपने पेरेंट से बिल्कुल आइडेंटिकल होता है। यस, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो नया ऑर्गेनिज्म बनता है वो अपने पेरेंट से आइडेंटिकल होता है, एग्जैक्टली सेम होता है, ठीक है। साथ ही साथ एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो है ये बहुत ही फास्ट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, मतलब बहुत ही फटाफट से नए नए ऑर्गेनिजम्स बनते रहते हैं, ठीक है। अब आप पूछोगे कि मैम कौन से ऑर्गेनिजम्स में हमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है? ये तो अभी हम जानेंगे, क्योंकि ये पूरा वीडियो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही तो डिस्कस करेंगे। तो आप खुद ही देखोगे कितने वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, स्टार्टिंग फ्रॉम यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स टू मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में हमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। तो चलो अब देखते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम कौन कौन से टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आज यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो हम डिस्कस करेंगे फिशन, बडिंग, फ्रैगमेंटेशन, रीजेनरेशन, स्पोर फॉर्मेशन एंड वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो हम ये टोटल 6 टाइप के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अब डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे फिशन। फिशन का मतलब होता है स्प्लिट करना, टूट जाना। तो फिशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर एक ऑर्गेनिज्म स्प्लिट करके दो या दो से अधिक ऑर्गेनिजम्स बनाता है, ठीक है। स्प्लिट करके मतलब जैसे ये एक ऑर्गेनिज्म है, ये स्प्लिट कर गया, ये टूट गया, राइट। अब दो या दो से अधिक ऑर्गेनिज्म से बनाता है। अब ये जो स्प्लिटिंग होती है, ये स्प्लिटिंग एक स्पेसिफिक प्लेन के अलोंग भी हो सकती है, या फिर ये स्प्लिटिंग रैंडमली किसी भी प्लेन के अलोंग भी हो सकती है, और वो वैरी करता है फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर, ठीक है। तो ये जो फिशन होता है ये मोस्टली नहीं, फिशन जो है ये यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में ही देखा जाता है, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिसके अंदर सिर्फ एक सिंगल सेल है, ठीक है। फिशन दो टाइप के होते हैं, एक होता है बाइनरी फिशन और दूसरा होता है मल्टीपल फिशन। तो सबसे पहले बात करेंगे बाइनरी फिशन के बारे में। बाई बोले तो 2, यानी कि एक ऐसा फिशन है जिसके अंदर हमें दो न्यू इंडिविजुअल्स मिलते हैं, यानी कि जो ऑर्गेनिज्म है वो एक बार डिवाइड करेगा, जो न्यूक्लियस है वो एक बार डिवाइड करेगा और हमें क्या मिलेंगे, हमें दो नए इंडिविजुअल्स मिलेंगे। इट इज लाइक मान लो आपके पास एक एप्पल है, उस एप्पल को अगर आप एक बार कट करते हो तो आपको कितने टुकड़े मिलेंगे, 1 2, 2 टुकड़े। तो कुछ ऐसा ही बाइनरी फिशन में होता है कि एक ऑर्गेनिज्म न्यूक्लियस एक बार डिवाइड करेगा तो हमें दो नए ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे, ठीक है। कहाँ पे पाया जाता है? यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में, जैसे कि एमीबा, यूग्लिना, पैरामेशियम या फिर कुछ बैक्टीरिया। तो बेसिकली सारे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में हमें बाइनरी फिशन देखने को मिलता है, ठीक। एग्जाम्पल लेते हैं एमीबा का, जो सबसे पॉपुलर एग्जाम्पल है फॉर बाइनरी फिशन। अगर आप एमीबा को देखो तो यहाँ पर ये जो स्प्लिटिंग होती है ना, ये किसी भी प्लेन के अबाउट होती है। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई स्पेसिफिक प्लेन है उसी के अबाउट इसको कट करना है, ये कहीं से भी स्प्लिट कर सकती है, ठीक है। स्प्लिटिंग किस तरीके से होती है, बड़े ध्यान से देखो बच्चों। ये जो अमीबा है, इस अमीबा के अंदर अगर आप देखोगे सबसे पहले न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड कर रहा है। देखो अंदर, देखो अंदर जो है वो साइटोप्लाज्म अभी भी सेम है, एक ही साइटोप्लाज्म के अंदर एक से दो न्यूक्लियाई हो गए हैं, मतलब न्यूक्लियस पहले डिवाइड कर गया है, उसके बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड कर गया है, एंड देन जो है ओवरऑल पूरा ऑर्गेनिज्म दो टुकड़ों में डिवाइड होके दो नए इंडिविजुअल्स बना रहा है। तो इस प्रोसेस के दौरान पेरेंट्स सीज टू एग्जिस्ट, मतलब पेरेंट्स एग्जिस्ट अब नहीं करेगा, क्योंकि पेरेंट्स
तो खुद ही अपना बलिदान देके 2 टुकड़ा बनाया है यार, राइट। तो पेरेंट अब एग्जिस्ट नहीं करेगा और 2 नए इंडिविजुअल एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। तो ये तो थी अमीबा की कहानी। बट मैंने ऐसा बताया था कि कुछ कुछ ऑर्गेनिजम्स के केस में ये जो स्प्लिटिंग होती है वो एक स्पेसिफिक प्लेन के अलॉन्ग होती है। तो वैसा भी एक एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि लिशमैनिया। किसी को पता है लिशमैनिया क्या है? ये एक प्रोटोजोआ है जो कि एक डिजीज कॉज करता है जिसे हम कहते हैं काला आजार, ठीक है। तो ये जो लिशमैनिया है, देखो इसका जो स्ट्रक्चर होता है थोड़ा विप लाइक स्ट्रक्चर होता है, और इसमें जो बाइनरी फिशन होती है, ये जो स्प्लिटिंग होती है ना, ये एक स्पेसिफिक प्लेन के अबाउट ही स्प्लिटिंग होती है। ऐसा नहीं कि इधर से कर दिया स्प्लिट, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। हमेशा ये जो इसका स्ट्रक्चर है, इसके ठीक इसी लाइन के अबाउट इसकी स्प्लिटिंग होती है, ठीक है। तो ये जो बाइनरी फिशन होता है ना, ये फेवरेबल कंडीशंस में होता है। जब सिचुएशन फेवरेबल होता है तभी ऑर्गेनिज्म स्प्लिट करके 2 नए ऑर्गेनिज्म बना रहा होता है, ठीक है। तो मल्टीपल फिशन, नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पर मल्टीपल न्यू इंडिविजुअल्स बनेंगे, मतलब 2 नहीं 2 से अधिक नए इंडिविजुअल्स बनेंगे। चूंकि इतने सारे इंडिविजुअल्स बनेंगे, इसका यही मतलब है कि जो न्यूक्लियस है वो बार बार रिपीटेडली डिवाइड करेगा। मल्टीपल फिशन की एक बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो फिशन है ये अनफेवरेबल कंडीशंस में होता है, और ये बाइनरी फिशन और मल्टीपल फिशन के बीच में एक बहुत इंटरेस्टिंग डिफरेंस है। बाइनरी फिशन मतलब 2 हिस्सों में टूटने वाला जो ये स्प्लिटिंग है, ये होता है फेवरेबल कंडीशंस में। मल्टीपल फिशन यानी कि बहुत से टुकड़ों में टूटने का जो ये स्प्लिटिंग है, ये होता है अनफेवरेबल कंडीशन में। तो जब अनफेवरेबल कंडीशन होता है तो क्या होता है, बाहर के अनफेवरेबल कंडीशन से बचने के लिए हम क्या करते हैं, खुद को कोई प्रोटेक्शन में कवर कर लेते हैं, राइट। जैसे मान लो बाहर अगर बहुत तेज आंधी तूफान हो रहा है तो हम बाहर बारिश में खड़े होना प्रेफर करते हैं? नहीं, हम अपनी सेफ्टी के लिए घर के अंदर घुस जाते हैं। ठीक उसी तरीके से ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस ऑर्गेनिज्म के बाहर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बन जाती है जिसे हम कहते हैं सिस्ट, और इस सिस्ट के अंदर जो है न्यूक्लियस जो है वो मल्टीपल टाइम्स डिवाइड करता रहता है, जिसकी वजह से बहुत सारे न्यूक्लियाई बन जाते हैं, ठीक है। अब जब ये सिस्ट ब्रेक होता है तो ये जो न्यूक्लियाई हैं, ये सारे न्यूक्लियाई बाहर रिलीज हो जाते हैं एंड दे ऑल गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल्स। तो इस तरीके से बहुत सारे मेनी इंडिविजुअल्स आर फॉर्म्ड, और इसे ही हम कहते हैं मल्टीपल फिशन, ठीक है। तो मल्टीपल फिशन हमें किन ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलता है? कई सारी एल्गी में हमें ये देखने को मिलता है। इसके अलावा एक पॉपुलर ऑर्गेनिज्म भी है जहां पर हमें ये देखने को मिलता है, वो है एक ऐसा पैरासाइट जो कॉज करता है मलेरिया। बताओ, मलेरिया कॉज करने वाला पैरासाइट पता है किसी को? जिसका नाम है प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम में भी हमें ये मल्टीपल फिशन देखने को मिलता है। तो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बडिंग। नाम से पता चल रहा है बडिंग, यहाँ पर जो नया ऑर्गेनिज्म है वो एक बड से बनेगा। बड मतलब कली, वैसे नॉट एग्जैक्टली कली इन दिस केस। तो देखते हैं सबसे पहले कौन से ऑर्गेनिजम्स में हमें बडिंग देखने को मिलता है। तो इसके कुछ पॉपुलर एग्जांपल्स हैं हाइड्रा एंड ईस्ट। तो एग्जांपल लेते हैं हाइड्रा का। टेंटेकल्स हैं, इसी से पता चल रहा है कि ये हाइड्रा है। हाइड्रा बड़े अलग होते हैं, इसमें ये इस टाइप के मूविंग टेंटेकल्स होते हैं। हाइड्रा के कोई एक स्पेसिफिक साइट पे, एक स्पेसिफिक लोकेशन पे बहुत बार सेल डिवीजन होने की वजह से एक छोटा सा आउटग्रोथ हमें देखने को मिलता है, और इसी आउटग्रोथ को हम कहते हैं बड। ये जो बड होता है ये धीरे धीरे डेवलप करके एक टाइनी इंडिविजुअल बनता है, फिर ये फर्दर डेवलप करके जब फुल्ली मैच्योर हो जाता है तो ये पेरेंट से सेपरेट आउट हो जाता है और एक नया इंडिविजुअल बन जाता है। तो यानी कि बडिंग के इस प्रोसेस के अंदर आप देख रहे हो कि पेरेंट कंटिन्यूज टू एग्जिस्ट। जो पेरेंट है वो खुद भी एग्जिस्ट करेगा और एक नया ऑर्गेनिज्म भी बनाएगा। ठीक इसी तरह का कॉन्सेप्ट होता है इवन इन केस ऑफ ईस्ट। ईस्ट में भी अगर आप देखो साइड में एक छोटा सा आपका आउटग्रोथ दिख रहा है जो कि बड है, जो जैसे जैसे डेवलप करके मैच्योर हो जाएगा पेरेंट से सेपरेट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को हम कहते हैं बडिंग। तो बच्चों अब हमारा अगला मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन, फ्रैगमेंट का मतलब क्या होता है? टुकड़ा या पीसेस। तो फ्रैगमेंटेशन के दौरान क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज्म जो है जब वो मैच्योर हो जाता है, राइट, तब वो टूट के मल्टीपल पीसेस बनाता है या मल्टीपल फ्रैगमेंट्स बनाता है, और ये हर एक फ्रैगमेंट जो है इट ग्रोज टू बिकम अ कंप्लीट इंडिविजुअल। ऐसा भी पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। इनफैक्ट फ्रैगमेंटेशन जहाँ पर होता है, ऐसा एक एग्जाम्पल है स्पाइरोगायरा। तो देखो ये एक स्पाइरोगायरा है, ठीक है। जैसे ही ये मैच्योर हो जाता है, फुल्ली मैच्योर स्पाइरोगायरा है, तो ये क्या करता है, ये खुद टूट के
3 हिस्सों में टूट जाता है, 3 टुकड़ों में, नॉट एग्जैक्टली 3, बोलने का मतलब है मल्टीपल पीसेस में ये टूट जाता है और हर एक पीस जो है ये एक नए ऑर्गेनिज्म बन जाता है। ठीक है, अब आप बोलोगे कि ये तो बहुत मज़ेदार है। इट इज़ लाइक, मान लो कि मैं एक ह्यूमन बीइंग हूँ, मैं ऐसे 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 टूट गई और मेरा हर एक पार्ट एक नया ऑर्गेनिज्म बना दे। ऐसा हमारे केस में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये एक बहुत ही, सोचा जाए तो बहुत ही सिंपल रिप्रोडक्टिव मेथड है और ये सिर्फ सिंपल मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में ही पॉसिबल है। अब सिंपल मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म बोले तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जहाँ पर मल्टी सेल्यूलर का मतलब है दे आर मेड अप ऑफ मेनी सेल्स, बस उतना ही मतलब है। मतलब ये जो स्पाइरोगायरा का एग्जाम्पल मैंने लिया है, इसमें बहुत सारे सेल्स तो हैं बट इसके अंदर डिफरेंशिएशन ऑफ सेल्स नहीं है। बोलने का मतलब है इनके अंदर ऐसा नहीं है कि कुछ सेल्स मिल करके एक टिश्यू बना रहे हैं, कुछ टिश्यू मिल करके एक ऑर्गन बना रहे हैं, एक ऑर्गन का एक स्पेसिफिक फंक्शन है। जैसे हमारे बॉडीज़ में क्या है, काफ़ी कॉम्प्लेक्स है हमारे बॉडी के अंदर, बने हुए तो हम भी सेल्स से ही हैं बट अलग अलग टाइप के सेल्स से बने हुए हैं। कुछ सेल्स मिल करके कुछ ऐसे टिश्यू बना रहे हैं जो हार्ट बना रहा है, कुछ किडनी बना रहा है, कुछ लंग्स बना रहा है और सबके फंक्शन बिल्कुल अलग अलग हैं, राइट। और उस तरीके से पूरा जो बॉडी का स्ट्रक्चर है वो बना हुआ है। लेकिन कुछ सिंपल मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है कि इतना डिफरेंशिएशन नहीं होता है, बस उसका मतलब ये होता है कि उसमें ढेर सारे सेल्स मिल करके उसने ऑर्गेनिज्म को बना दिया है। तो वैसे केस में क्या होता है, सेल्स के बीच में इतना फर्क नहीं होता है, सारे सेल्स बराबर हैं। तो अगर ऑर्गेनिज्म टूट के कई हिस्सों में बंट भी गया तो हर एक हिस्सा वापस से सेल डिवीजन के हेल्प से, ग्रोथ के हेल्प से वापस से वो ऑर्गेनिज्म बना पाता है। और फ्रैगमेंटेशन में एग्जैक्टली यही होता है। तो बोलने का मतलब है फ्रैगमेंटेशन जैसा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ये सिर्फ और सिर्फ सिंपल मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में ही हो सकता है। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स के लिए ऑब्वियसली कॉम्प्लेक्स रिप्रोडक्टिव मेथड्स होंगे। तो अगला प्रोसेस है रीजेनरेशन। रीजेनरेशन, री मतलब फिर से, जनरेशन मतलब कोई भी चीज़ जनरेट करना, कोई भी चीज़ बनाना, फिर से बनाना। तो रीजनरेशन में क्या होता है कि अगर एक पेरेंट को हम कट कर देते हैं या फिर ब्रेक कर देते हैं इनटू मल्टीपल पीसेस, तो हम देखते हैं कि वो हर एक पीस जो है एक नया इंडिविजुअल बना देता है। जैसे ही मैंने ये बोला, अधिकतर बच्चों के दिमाग में यही सवाल आया होगा कि मैम फ्रैगमेंटेशन में भी तो आपने एग्जैक्टली यही चीज़ बोली थी। बट रीजनरेशन और फ्रैगमेंटेशन एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अलग हैं। कैसे, अभी समझाती हूँ। तो सबसे पहले रीजनरेशन में मैंने क्या बोला कि अगर हम किसी ऑर्गेनिज्म को कट कर देते हैं या ब्रेक कर देते हैं, बोलने का मतलब है ये एक एक्सीडेंटल प्रोसेस है। मतलब फ्रैगमेंटेशन में क्या होता था कि जब ऑर्गेनिज्म मैच्योर हो जाता था तो वो खुद से ही फ्रैगमेंट्स में टूट जाता था, राइट। वो खुद से ऐसा होता था एज पार्ट ऑफ द प्रोसेस। ठीक है, जब भी कोई ऑर्गेनिज्म मैच्योर हो जाता था तो वो टुकड़ों में टूट जाता था। ये फ्रैगमेंटेशन में होता था। रीजनरेशन में क्या होता है कि अगर एक्सीडेंटली किसी कारण से, कोई अननोन रीजन की वजह से, गलती से अगर ऑर्गेनिज्म कट जाए या ब्रेक हो जाए मल्टीपल पीसेस में, तो हर एक वो पीस जो है एक नया इंडिविजुअल बनाता है। अब यहाँ पर बच्चों एक ध्यान देने वाली बात है कि रीजनरेशन को इसीलिए बहुत जगह पे इसको एग्जैक्टली रिप्रोडक्शन कंसिडर किया नहीं जाता है, क्योंकि यार अब सोचने वाली बात है, राइट। अब कोई ऑर्गेनिज्म को अगर रिप्रोड्यूस करना है, उसको अगर नए ऑर्गेनिजम्स बनाने हैं, तो वो ऐसे वेट तो करेगा नहीं कि भाई कोई आओ और मुझे काटो, मेरे साथ कोई ऐसा एक्सीडेंट हो जिसकी वजह से मैं पीसेस में कट जाऊँ। इट डजंट मेक सेंस, राइट। तो रीजनरेशन ऑफ कोर्स एक ऐसा तरीका है जिससे बॉडी का एक हिस्सा पूरे ऑर्गेनिज्म को बना सकता है ड्यूरिंग सच एक्सीडेंटल कंडीशंस, बट द ऑर्गेनिज्म कैनॉट रिलाई ऑन रीजनरेशन टू रिप्रोड्यूस। वो ऑर्गेनिज्म ऑल टुगेदर रीजनरेशन के इंतजार में नहीं रह सकता है कि वो नया ऑर्गेनिज्म बनाएगा। बात समझ में आई, फर्क समझ में आया ना। रीजनरेशन ऑफ कोर्स एक तरीका है जिससे ऑर्गेनिज्म अगर 2 या अधिक हिस्सों में टूट जाए तो उसका हर एक हिस्सा एक नया ऑर्गेनिज्म बना सकता है, बट वो ऑर्गेनिज्म उसके इंतजार में नहीं रहेगा, रीजनरेशन प्रोसेस का वेट नहीं करता रहेगा टू रिप्रोड्यूस। ठीक है, तो ये कौन से ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलता है, जैसे कि टेपवर्म, फ्लैटवर्म, हाइड्रा, राइट। अब आप बोलोगे मैम हाइड्रा के केस में तो आपने बडिंग बताया था। अब भाई ऐसा ज़रूरी नहीं है ना कि हाइड्रा सिर्फ और सिर्फ बडिंग से ही रिप्रोड्यूस कर सकता है। बडिंग इज़ वन वे जिससे हाइड्रा रिप्रोड्यूस कर सकता है, रीजनरेशन इज़ वन वे जिससे हाइड्रा और हाइड्रा बना सकता है, राइट। तो इस तरीके से एक ऑर्गेनिज्म मल्टीपल मेथड्स का यूज़ कर सकते हैं टू फॉर्म न्यू ऑर्गेनिजम्स, है ना। अच्छा, अब रीजनरेशन में एक और ख़ास बात, रीजनरेशन में ये जो सेल्स होते हैं,
मतलब रीजेनरेशन जो होता है ना, ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स में भी होता है जो काफ़ी स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनिजम्स हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे फ्रैगमेंटेशन के केस में क्या था कि वो सिंपल मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में होता था, जो सिर्फ मल्टीसेल्यूलर के नाम पे मल्टीसेल्यूलर ही है, मतलब सिर्फ उसमें बहुत सारे सेल्स हैं, दैट्स इट। बट ये जो रीजेनरेशन का प्रोसेस है ना, ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स में भी होता है जिनके अंदर जो सेल्स हैं दे आर डिफरेंशिएटेड सेल्स, मतलब वो जो सेल्स हैं अलग अलग सेल्स अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं। ऐसे केस में भी रीजनरेशन होता है। कैसे होता है? तो रीजनरेशन जो होता है ना, इट इज़ परफॉर्म्ड बाय स्पेशलाइज्ड सेल्स, जिनमें ये एबिलिटी होती है कि वो ग्रो करके दूसरे नए सेल्स बना सकते हैं, बॉडी के अलग पार्ट्स को भी बना सकते हैं, बॉडी के दूसरे डिफरेंट ऑर्गन्स को बना सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं डेवलपमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखो रीजनरेशन और फ्रैगमेंटेशन में एक मेजर डिफरेंस आया। फ्रैगमेंटेशन में क्या होता था कि वो वैसे ऑर्गेनिजम्स के लिए होता था जो सिर्फ और सिर्फ सेल्स का कलेक्शन है, तो वहाँ पर सेल डिवाइड कर करके जो है ना, जब एक ऑर्गेनिज्म 3 या मल्टीपल हिस्सों में टूटता था तो हर एक हिस्सा जो है सेल डिवीजन के हेल्प से वापस से ऑर्गेनिज्म बना लेता था, सिंपल। रीजनरेशन में ऐसा नहीं है। रीजनरेशन में जब ऑर्गेनिज्म मल्टीपल हिस्सों में टूट जाता है तो हर एक हिस्सा जो है उसमें वो सेल्स इतने स्पेशलाइज्ड हैं कि वो सेल्स डिवाइड करके ग्रो करके अलग अलग सेल्स भी बना सकते हैं, जिनके फंक्शंस अलग अलग हैं, ऐसे सेल्स भी बना सकते हैं, और इस प्रोसेस को हम डेवलपमेंट कहते हैं। ठीक है, तो आई गेस विद दिस डिस्कशन सबको समझ में आ गया कि रीजनरेशन फ्रैगमेंटेशन से काफ़ी अलग है, दे आर नॉट सेम। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं रखना है दिमाग में कुछ भी, और सभी के एग्जाम्पल्स आपको पता होने चाहिए कि किस तरह का प्रोसेस कौन किस तरह के ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलता है। तो अब हमारा अगला प्रोसेस है स्पोर फॉर्मेशन, यानी कि नए इंडिविजुअल्स का बनना, फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स बाय जर्मिनेशन ऑफ स्पोर्स। स्पोर्स से भी नए इंडिविजुअल्स बनते हैं, बिल्कुल बनते हैं। तो स्पोर फॉर्मेशन से रिप्रोड्यूस करने वाले बहुत सारे एल्गी होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, फंगाई होते हैं। यहाँ पर हम एग्जाम्पल लेते हैं राइजोपस का। तो अगर आप राइजोपस के स्ट्रक्चर को देखो बच्चों, तो यहाँ पर ना ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिनके ऊपर आप देखो छोटे छोटे टाइनी ब्लॉब्स हैं, छोटे छोटे सैक लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, जिनको हम कहते हैं स्पोरेंजिया। और इस स्पोरेंजिया के अंदर होते हैं बहुत सारे पोर्स। अब ये स्पोर्स क्या होते हैं? स्पोर्स जो है ये यूनिसेल्यूलर बॉडीज हैं, मतलब सिंगल सेल्ड बॉडीज हैं, जो पेरेंट के अंदर पाया जाता है, और इनमें काबिलियत होती है कि ये ग्रो करके एक नया ऑर्गेनिज्म बना सके। ठीक है, तो अब जब ये जो स्पोरेंजिया है, ये जो सैक है, जब ये सैक टूटता है तो ये स्पोर्स क्या होते हैं? एयर में डिस्पर्स हो जाते हैं। ये स्पोर्स जो है ऐसे हवा में निकल जाते हैं, और फिर ये स्पोर्स जब जर्मिनेट करते हैं अंडर फेवरेबल कंडीशंस, तो हमें नया ऑर्गेनिज्म मिलता है। तो इस तरीके से नए ऑर्गेनिजम्स बनते हैं बाय जर्मिनेशन ऑफ स्पोर्स, और इसे हम कहते हैं स्पोर फॉर्मेशन। तो चलो बच्चों, अब डिस्कस करेंगे हम हमारा अगला टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, विच इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन। नाम से पता चल रहा है कि वेजिटेटिव, वेजिटेबल से रिलेटेड है, प्लांट्स से रिलेटेड है। तो ये मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इन केस ऑफ प्लांट्स। ये हमें ये बताता है कि किस तरह से प्लांट के का कोई एक पर्टिकुलर पार्ट, प्लांट का कोई पार्ट पेरेंट प्लांट से डिटैच होके एक नया प्लांट बनाता है। ठीक है, तो अगर हम टाइप की बात करें तो 2 टाइप्स होते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन के। एक होता है नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन, दूसरा आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन में बच्चों हम बात करते हैं कि किस तरीके से रूट, स्टेम और लीव्स से हम नए प्लांट्स बनाते हैं। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन में हम बात करेंगे कटिंग, लेयरिंग और ग्राफ्टिंग की। तो चलो डिटेल में करके एक एक सारी चीजें देखते हैं विद एग्जांपल्स। तो चलो सबसे पहले बात करेंगे नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन की, जिसके अंदर सबसे पहले देखेंगे रूट्स, यानी कि किस तरीके से हम रूट से नए प्लांट्स पा सकते हैं। अब आप सोचोगे मैम रूट से नए प्लांट्स भी आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं, बट हर तरह के रूट से नहीं। काफ़ी सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके रूट्स काफ़ी स्वोलन होते हैं, फ्लैशी होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि दे आर यूज टू स्टोर फूड मटेरियल्स। ठीक है, जैसे कि डालिया, स्वीट पोटैटो, ये सारे कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें इस तरह के ट्यूबरस रूट्स पाए जाते हैं। ठीक है, और इस तरह के रूट्स में डेवलप करते हैं बड्स। तो जब ये बड बियरिंग रूट्स को हम सॉइल के अंदर डाल देते हैं, अब इनमें बड्स हैं, तो वहाँ से हमें नए प्लांट्स मिल जाते हैं। तो इस तरीके से नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है, मतलब कि प्लांट के ही एक पार्ट से, क्योंकि रूट प्लांट का ही एक पार्ट है, और उस बड बियरिंग रूट से हमें नए प्लांट्स मिल जाते हैं। तो अब देखेंगे हम नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन फ्रॉम स्टेम।
स्टेम के केस में भी अलग अलग टाइप के स्टेम होते हैं। जैसे कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जहाँ पर उनके जो स्टेम हैं वो ग्राउंड के ऊपर वर्टिकली ग्रो ना करके हॉरिजॉन्टली ग्रो करते हैं। ग्राउंड के ऊपर होते हैं लेकिन हॉरिजॉन्टली ग्रो करते हैं। नाउ दैट इज लिटिल स्ट्रेंज बट ऐसा होता है। एग्जाम्पल्स ग्रास, स्ट्रॉबेरी, इनके केस में हम देखेंगे इनके जो स्टेम होते हैं वो यूं ग्रो करते हैं, ऐसे ग्राउंड के ऊपर ऐसे, ठीक है। तो इस तरह के जो स्टेम्स होते हैं जो हॉरिजॉन्टली अबव द ग्राउंड ग्रो करते हैं उन्हें हम कहते हैं रनर। रनर क्यों? क्योंकि वो दौड़ रहा है ना, ऐसे हॉरिजॉन्टली जा रहा है ग्राउंड के ऊपर, इसलिए इनको रनर कहा जाता है। तो इस तरह के स्टेम्स में हम देखते हैं कि बड्स डेवलप करते हैं एट देयर नोड्स, मतलब इन स्टेम्स के स्पेसिफिक पॉइंट्स पर बड्स डेवलप करते हैं और उन स्पेसिफिक पॉइंट से नया प्लांट डेवलप कर जाता है। तो इस तरीके से नेचुरली हमें स्टेम से, जो कि प्लांट का पेरेंट प्लांट का एक पार्ट है, और स्टेम से ही हमें नए प्लांट्स मिल जाते हैं। इनफैक्ट अगर हम स्ट्रॉबेरी का एग्जाम्पल ले तो देखो स्ट्रॉबेरी में कुछ इस पैटर्न का होता है। जो स्टेम है ना वो देखो यूं हॉरिजॉन्टली ग्रो किया, फिर नीचे ज़मीन के साथ कांटेक्ट में आया, फिर हॉरिजॉन्टली ग्रो किया, फिर कांटेक्ट में आया। तो इस तरीके से इसका रनर होता है। इनफैक्ट इसके लिए एक स्पेसिफिक नाम यूज़ किया जाता है विच इज़ स्टोलोन, ठीक है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि कैसे स्टेम के हेल्प से भी हम बड्स पाते हैं, मतलब स्टेम में भी बड्स पाए जा सकते हैं और किस तरह से वहाँ से हम नए प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं। तो चलो बच्चों, अब हम बात करने वाले हैं अंडरग्राउंड स्टेम्स के बारे में। अंडरग्राउंड स्टेम सुन के ही कुछ अजीब सा लगता है क्योंकि स्टेम तो जनरली अबव द ग्राउंड होता है, यही सोच रहे हो ना आप। वेल, बहुत सारे प्लांट्स के केस में हम देखते हैं कि जो स्टेम है वो मॉडिफाइड होता है इन सच अ वे कि वो स्टेम वाला जो पार्ट होता है वो ज़मीन के नीचे पाया जाता है। तो अभी हम कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स लेंगे और हम देखेंगे किस तरीके से इन अंडरग्राउंड स्टेम्स से हमें नए प्लांट्स मिलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला एग्जाम्पल लेंगे हम पोटैटो का, यानी कि आलू। आलू को अगर आप बड़े ध्यान से देखो तो क्या आपने नोटिस किया है कि आलू के ऊपर आपको ऐसे डॉट डॉट जैसे स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं, राइट, जिसे आईज ऑफ पोटैटो भी बोला जाता है। आपको पता है कि ये डॉट्स क्या हैं, ये आईज क्या हैं? दे आर नथिंग बट बड्स। बड्स क्या है? कली है। तो ये जो बड्स है इनको अगर आप इसको फेवरेबल कंडीशन में रखोगे, फेवरेबल कंडीशन मतलब अप्रोप्रिएट मिनरल्स, अप्रोप्रिएट वाटर, अप्रोप्रिएट जो भी इसे चाहिए वो सारी चीज़ें, रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स अगर इसे दिया जाए, अगर फेवरेबल कंडीशंस में रखा जाए तो इन बर्ड से ग्रो करते हैं एरियल शूट्स। एग्जैक्टली राइट। तो ये जो है ये हमारा एक एग्जाम्पल है अंडरग्राउंड स्टेम का, जहाँ पर स्टेम इस तरीके से मॉडिफाई हुआ है कि वो अंडर द ग्राउंड पाया जाता है और इसी के ऊपर हमें ये आईज ऑफ द पोटैटो देखने को मिलते हैं विच आर नथिंग बट द बर्ड्स, जो बाद में जाके हमें नए प्लांट्स देते हैं। तो इस तरह के मॉडिफाइड स्टेम को हम कहते हैं ट्यूबर। एग्जैक्टली, ये टर्म्स आपको पता होने चाहिए। सो ट्यूबर, पोटैटो का जो ट्यूबर होता है, व्हाट इज ट्यूबर? इट इज नथिंग बट अ मॉडिफाइड स्टेम, ठीक। दूसरा एग्जाम्पल हम लेंगे जिंजर का। अब आप नोटिस करोगे ये जितने भी एग्जाम्पल्स हम ले रहे हैं ना, ये सारी चीज़ें हमें ज़मीन के नीचे मिलती हैं, राइट, अंडरग्राउंड, क्योंकि इनका जो स्टेम वाला पार्ट है वो अंडरग्राउंड पाया जाता है। अगर हम जिंजर की बात करें तो जिंजर भी एक मॉडिफाइड स्टेम है जो अंडर द ग्राउंड पाया जाता है। और इस जिंजर के स्ट्रक्चर को भी अगर आप बड़े ध्यान से देखो ना, इसमें आपको ऐसे लाइंस दिखती हैं। तो जिंजर के भी इन नोड्स पे होते हैं बर्ड्स अराइज करते हैं इनके नोड्स पे और इन बर्ड्स से हमें मिलते हैं फर्दर प्लांट्स। तो इसी वजह से आपने इस तरीके से देखा होगा जो जिंजर जो हमारे घरों में आता है वो तो इसमें से कट करके हमारे घरों में आता है, राइट, और फिर हम उसे यूज़ करते हैं फॉर वेरियस पर्पसेस इन कुकिंग। बट एक्चुअली में जिंजर कुछ ऐसा होता है। तो देखो यहाँ पे जो नोड्स है, नोड से जो है वो नए प्लांट्स हमें मिलते हैं, ठीक है। तो बच्चों जिंजर के केस में ये जो मॉडिफाइड स्टेम है इसे हम कहते हैं राइजोम। नाम याद रखना है अगेन, जिंजर का जो मॉडिफाइड स्टेम है दैट इज राइजोम। एग्जैक्टली। तो पोटैटो के केस में था ट्यूबर, जिंजर के केस में है राइजोम। अब चलते हैं हम हमारे तीसरे एग्जाम्पल की तरफ विच इज प्याज, यानी कि अनियन। तो अनियन को अगर हम देखें तो ये भी जमीन के नीचे पाया जाता है। तो ये भी एक मॉडिफाइड शूट है जहां पर हमें लीव्स काफी मात्रा में देखने को मिलती है, थिक लीव्स हमको देखने में मिलती है। तो अगर आप एक प्याज को देखो उसमें आपको लीव्स दिखते हैं,
राइट। अब इस प्याज के स्ट्रक्चर को बड़े ध्यान से देखो, हाँ, इसके नीचे एक बेसल रीजन होता है, एक बेस सा बना होता है, और अगर आप थोड़े और ध्यान से देखो तो ये बेस के नीचे ही जो है ना, इसके अंडर साइड में, इसके निचले तरफ से रूट्स अराइज करते हैं, और इसका जो ये पूरा जो बल्ब है, बल्ब के ऊपर की साइड से क्या अराइज करता है, जो स्टेम्स हैं वो अराइज करते हैं, ठीक है। तो ये क्या है हमारा, इसको हम क्या कहते हैं अनियन के केस में, ये जो मॉडिफाइड स्टेम है, मतलब अनियन जो जिसको हम अनियन कहते हैं ना, जिसको हम खाते हैं बेसिकली, तो दैट अनियन इज नथिंग बट मॉडिफाइड स्टेम, जिसे हम कहते हैं बल्ब, एग्जैक्टली। तो अब अनियन के केस में भी आप देखो, आपको बड्स मिलते हैं जिसको हम एक्सिलरी बड्स कहते हैं, और इन बड्स से बनते हैं क्या, जो नए नए जो स्टेम्स हैं, बाद में चल के जो नए प्लांट्स हैं वो हमें मिलते हैं, ठीक है। तो ये कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स थे जहां पर हमने देखा कि किस तरीके से जो स्टेम है वो मॉडिफाइड होता है इन सच अ वे दैट दे आर फाउंड अंडर द ग्राउंड, और इनके ऊपर बर्ड्स अराइज करते हैं जहां से हमें नए नए प्लांट्स मिलते हैं। तो पोटैटो के केस में ट्यूबर, जिंजर के केस में राइजोम, और अनियन के केस में बल्ब। तो अब देखने वाले हैं हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय लीव्स। लीव से भी हमें नए प्लांट्स मिल सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम लीफ में बर्ड्स के होने का कोई सीन है क्या? बिल्कुल है। कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जहां पर हम देखते हैं कि लीफ मार्जिन्स पे बर्ड्स फॉर्म होते हैं। लीफ के मार्जिन पे, लीफ के मार्जिन में वाकई ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। और ऐसा एक प्लांट है ब्रायोफाइलम। ब्रायोफाइलम के इस फीचर की वजह से उसे कहा जाता है मिरेकल लीफ प्लांट, क्योंकि ये कोई मिरेकल से कम नहीं लगता है जब आप ब्रायोफाइलम के इस लीफ को देखते हो। देखो लीफ के मार्जिन्स पे, कोने पे हमें बर्ड्स देखने को मिलते हैं, और ये बर्ड्स जब लीफ को छोड़ के ज़मीन पे गिर जाते हैं, सॉइल के नीचे चले जाते हैं, तो वहाँ से हमें मिल जाते हैं नए प्लांट्स। तो इस तरीके से वेरी नेचुरली वेजिटेटिव प्रोपगेशन हो जाता है यूजिंग लीव्स। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग बात करने वाले हैं आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन के बारे में, जिसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं 3 मेथड्स, कटिंग, लेयरिंग एंड ग्राफ्टिंग। सबसे पहले बात करेंगे कटिंग की। कटिंग, नाम से ही पता चल रहा है कि भाई प्लांट के किसी पार्ट को कट करना है और उस कट किए हुए पार्ट को किसी और जगह पे लगा देना है, तो वहां से हमें नया प्लांट मिल जाएगा। वेरी सिंपल एंड एग्जैक्टली यू गेस्ड इट राइट, ऐसा ही कुछ होता है यहाँ पर। पेरेंट प्लांट्स के किसी भी एक पार्ट को, अब वो पार्ट स्टेम हो सकता है, वो पार्ट रूट भी हो सकता है, उस पार्ट को कट करके अगर आप दूसरी जगह पे उसी पेड़ को, उस पार्ट को लगा देते हो, फिर उसके बाद अप्रोप्रिएट फेवरेबल कंडीशंस, ऑफ कोर्स मिनरल्स मिलता रहे, सनलाइट मिलता रहे, वाटर मिलता रहे, तो वहाँ से हमें नया प्लांट मिल जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे कुछ ऐसे प्लांट्स जहाँ पर ये कटिंग बहुत कॉमन है। इज, गेस कर सकते हो कोई? रोज, एग्जैक्टली। रोज के केस में हम किस चीज़ की कटिंग करते हैं? स्टेम की। आपने देखा होगा घर पे भी लोग जिनको गार्डनिंग वगैरह की शौक होती है, वो क्या करते हैं, जैसे एक प्लांट से उनको अगर और प्लांट्स बनाने हैं तो क्या करते हैं, एक ही रोज प्लांट में से एक स्टेम निकाल लेंगे और उसको दूसरी जगह लगा देंगे और वहाँ से एक नया प्लांट बन जाएगा। तो रोज के केस में होती है स्टेम कटिंग। सिमिलरली शुगरकेन के केस में भी होती है स्टेम कटिंग। कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जहाँ पर हम रूट की कटिंग करते हैं, रूट को कट करके दूसरे जगह लगा दे तो एक नया प्लांट आ जाता है, जैसे कि डालिया। तो चलो बच्चों, अब डिस्कस करते हैं हम हमारे अगले मेथड की, विच इज लेयरिंग। एग्जैक्टली। तो लेयरिंग में हम क्या करते हैं, सिंपल शब्दों में जो हमारा पेरेंट प्लांट होता है उसके स्टेम से हम नया प्लांट तो बनाते हैं, बट हम इनिशियली स्टेम को पेरेंट प्लांट से सेपरेट नहीं करते हैं। जैसे कटिंग के केस में हमने क्या किया था, शुरुआत में ही हमने स्टेम को कट कर लिया था पेरेंट प्लांट से, शुरुआत में ही स्टेम को पेरेंट प्लांट से अलग कर दिया था। लेयरिंग में हम क्या करेंगे, हम स्टेम को पेरेंट प्लांट के साथ ही जुड़े रहने देंगे। उसके बाद जब प्लांट थोड़ा सा, नया प्लांट थोड़ा सा बन जाएगा, तभी हम उसे पेरेंट प्लांट से डिटैच करते हैं। तो कुछ ऐसा फंडा रहता है जहां पर इनिशियली हम स्टेम को पेरेंट प्लांट से डिटैच नहीं करेंगे, जब हमारा नया प्लांट थोड़ा सा बन जाता है उसके बाद ही हम उसे पेरेंट प्लांट से डिटैच करते हैं। अब लेयरिंग को भी करने के ना कई अलग अलग तरीके हैं, सिंपल लेयरिंग के तरीके भी हैं, कुछ कुछ और भी तरीके हैं। तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे माउंड लेयरिंग एंड एयर लेयरिंग, जो 2 वेरी कॉमन
टाइप्स ऑफ लेयरिंग हैं, ठीक है। बहुत सारे प्लांट्स को हम लेयरिंग के हेल्प से उनको ग्रो कराते हैं, जैसे कि स्ट्रॉबेरी, गुआवा, चाइना रोज, इन सब के केस में लेयरिंग जो है काफी काम आती है। तो चलो सबसे पहले बात करेंगे माउंड लेयरिंग की। तो उससे पहले देखते हैं एक बहुत ही सिंपल लेयरिंग करने का तरीका। लेट अस सपोज कि ये हमारा पेरेंट प्लांट है। तो एक सिंपल तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि इस प्लांट के एक ब्रांच को हम पुल करके जमीन के नीचे ले आते हैं, ठीक है। पुल करके जमीन के नीचे ले आते हैं और उसके बाद उसके ऊपर अच्छे से मिट्टी से उसको ढक देते हैं, मतलब उसको मिट्टी के नीचे ले आते हैं बेसिकली। कुछ टाइम के बाद हम क्या देखते हैं कि इस वाले पोर्शन से नए रूट्स डेवलप कर जाते हैं। तो जैसे यहाँ से एक नया प्लांट थोड़ा सा डेवलप कर जाता है तो हम इसे पेरेंट प्लांट से डिटैच कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमें एक नया प्लांट मिल गया, ठीक है। तो ये हो गया एक सिंपल लेयरिंग करने का तरीका। अब जब हम माउंड लेयरिंग की बात करते हैं, माउंड का मतलब होता है कि बहुत सारा मिट्टी डाल डाल के एक छोटा सा माउंड बनाना, ठीक है। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं कि प्लांट के सब्सटैंशियल पोर्शन को ना हम नीचे मिट्टी के अंदर डाल देते हैं। जैसे मान लो ये एक प्लांट है, ये हमारा पेरेंट प्लांट है। जैसा कि आप देख रहे हो कि हमने ना इस प्लांट के अच्छे खासे पोर्शन को मिट्टी के अंदर डाल दिया है, मतलब एक मिट्टी का देखो एक छोटा सा पहाड़ जैसा बना दिया है, एक छोटा सा माउंड बना दिया है। तो इससे क्या होगा, इस मिट्टी के अंदर रहने वाले जो ब्रांचेस है ना, वहां पर भी नए रूट्स डेवलप कर जाएंगे आफ्टर सम टाइम। जैसे ये नए रूट्स डेवलप कर जाएंगे तो क्या होगा, उन सभी पोर्शन से नए प्लांट्स डेवलप करेंगे। तो हम इन प्लांट्स को डिटैच कर सकते हैं फ्रॉम द पेरेंट प्लांट। तो इस तरीके से हमें नए प्लांट्स मिल सकते हैं बाय माउंड लेयरिंग। तो चलो भाई अब देखते हैं एयर लेयरिंग। एयर लेयरिंग हम हवा में कुछ करते हैं क्या? हम हवा में तो कुछ नहीं करते हैं, लेकिन हम किसी प्लांट के एरियल ब्रांच के साथ जरूर कुछ करते हैं। तो इस केस में हम क्या करेंगे, हमारा जो पेरेंट प्लांट है उसके एरियल ब्रांच के एक पोर्शन को हम थोड़ा स्क्रैप करते हैं और उसके बाद वहां पर डालते हैं ढेर सारा मॉइस्ट मड। मॉइस्ट मड क्यों? मड इसलिए क्योंकि मड के अंदर बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स होते हैं जो प्लांट्स को ग्रो करने के लिए चाहिए होते हैं। मॉइस्ट किस लिए? क्योंकि पानी की जरूरत तो होती ही है यार प्लांट के ग्रोथ के लिए, राइट। तो उस पोर्शन को हम मॉइस्ट मड से कवर करके फिर उस पूरे चीज को हम प्लास्टिक से रैप कर देते हैं। कुछ टाइम के बाद हम नोटिस करते हैं कि इस पोर्शन के अंदर नए रूट्स डेवलप करते हैं। जैसे ही नए रूट्स डेवलप करते हैं तो हमें क्या सिग्नल मिल जाता है? हमें सिग्नल मिल जाता है कि यार नया प्लांट बनने वाला है ना। तब हम इसे पेरेंट प्लांट से डिटैच कर देते हैं और इस तरीके से हमें एक नया प्लांट मिल जाता है। तो इसीलिए इसे हम कहते हैं एयर लेयरिंग। तो अब डिस्कस करेंगे हम हमारा अगला मेथड विच इज ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मेथड है जिसके अंदर हम दो डिफरेंट प्लांट्स लेते हैं, दोनों प्लांट से हम स्टेम्स कट करते हैं और इन स्टेम्स को जोड़ के हम एक सिंगल प्लांट बनाते हैं। इंटरेस्टिंग, राइट। मान लो मैंने एक लेमन का प्लांट लिया, एक ऑरेंज का प्लांट लिया, इसमें से लेमन के प्लांट से एक स्टेम कट किया, ऑरेंज के प्लांट से एक स्टेम कट किया, दोनों को ज्वाइन करके एक सिंगल प्लांट बना दिया। तो अब ये जो प्लांट नया बना ये हमें क्या देगा? ये लेमन भी देगा, ऑरेंज भी देगा। वाह, दैट्स अमेजिंग, है ना। तो अब ग्राफ्टिंग में बेसिकली होता क्या है कि ग्राफ्टिंग में जैसे जो स्टेम के जो दो पोर्शन होते हैं उसे हम कहते हैं स्कायन एंड स्टॉक। स्कायन जो हम एक प्लांट से ले रहे हैं, स्टॉक जो हम दूसरे प्लांट से ले रहे हैं। स्टॉक का काम ही होता है टू प्रोवाइड वाटर एंड मिनरल्स टू द प्लांट, उसका काम ही ये होता है, ठीक है। ओके, अच्छा, इन दोनों को जोड़ते कैसे हैं? तो स्कायन और स्टॉक, इन दोनों को जो हम जोड़ते हैं एक दूसरे के साथ, हमें इंश्योर करना होता है कि दोनों इस तरीके से जुड़ जाए ताकि बीच में कोई गैप ना हो, राइट। क्योंकि इट हैज टू वर्क लाइक वन सिंगल पीस, एक सिंगल प्लांट की तरह काम करना है, तो बीच में गैप होने की कोई गुंजाइश नहीं है। और टू इंश्योर के बीच में कोई गैप ना हो, हम एक स्लैंट कट करते हैं, क्योंकि जब हम स्लैंट कट करते हैं तो दोनों एक दूसरे के साथ बिल्कुल एग्जैक्टली फिट हो जाते हैं, राइट। अगर आप देखो स्कायन और स्टॉक जो है ना, स्लैंट कट के साथ बिल्कुल यूं फिट हो जाते हैं, राइट। तो अच्छे से फिट होते हैं, बीच में गैप नहीं रहता है। देखा गया है कि ग्राफ्टिंग के यूज से बहुत बार बहुत से प्लांट्स की क्वालिटी को भी इंप्रूव किया जा सकता है। तो बच्चों, वेजिटेटिव प्रोपगेशन के सभी मेथड्स, चाहे वो नेचुरल हो या आर्टिफिशियल, इन सबको हमने काफी डिटेल में डिस्कस किया। हालांकि आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में बहुत ही शॉर्ट में इन सारे कॉन्सेप्ट्स के सिर्फ नाम दिए गए हैं, बट मुझे लगा सिर्फ नाम जानना काफी नहीं है, तो आप लोगों को एटलीस्ट थोड़ा ओवरव्यू तो पता होना ही चाहिए। तो भाई, वेजिटेटिव प्रोपगेशन के बारे में इतना कुछ जानने के बाद हमें क्या लगता है कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन का इंपॉर्टेंस या फिर कह लो एडवांटेज क्या है? तो एक
एक प्राइमरी एडवांटेज तो इसका ये है कि यहाँ पर जितने भी नए प्लांट्स बनते हैं ना वो सारे जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं। एज इन जितने भी प्लांट्स बनते हैं वो अपने पेरेंट प्लांट के भी आइडेंटिकल होते हैं। तो हमें पता होता है कि भाई जैसा पेरेंट प्लांट है ना एग्जैक्टली वैसा ही हमें नया प्लांट मिलने वाला है। तो ये एक तरीके से एडवांटेज हुआ, बिकॉज हमें पता होगा कि भाई हमें क्या चाहिए, हमें पता है हमको ऐसा प्लांट चाहिए तो हम पेरेंट प्लांट भी वैसा ही चूज करेंगे, तो वो जैसा है हमें एग्जैक्टली वैसी जेनेटिकली आइडेंटिकल प्लांट्स मिल जाएंगे। दूसरा एक और एडवांटेज आप ये कह सकते हो कि जो भी प्लांट्स को हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन से रेज करते हैं उनमें फ्रूट्स एंड फ्लावर्स जल्दी आते हैं कंपेयर टू दोज विच आर ग्रोन बाई सीड्स, राइट। तो ये भी एक तरीके से एक और वेजिटेटिव प्रोपगेशन का एडवांटेज हो जाता है। तो बच्चा पार्टी, इसी के साथ हम आप पहुंचे हैं इस वीडियो के एंड तक और हमने डिस्कस कर लिया है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के सारे 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 मेथड्स, राइट। तो हमने देख लिया है कि कौन कौन से मेथड्स होते हैं विच फॉल अंडर एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, लेकिन कहानी तो अभी और बाकी है। हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस में अब हमें ये देखना है कि भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, ह्यूमन बीइंग्स के अंदर रिप्रोडक्शन का प्रोसेस कैसा होता है, और ये सारी बातें डिस्कस करेंगे हम हमारे अगले वीडियो में। अगर इस वीडियो को आपने पूरा देखा है और अभी तक आपको सब कुछ हो चुका है क्रिस्टल क्लियर, तो हमेशा की तरह आप कॉमेंट में जरूर लिख के बताओगे कि कॉन्सेप्ट हुआ क्रिस्टल क्लियर। मैं जल्दी ही आ रही हूँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला वीडियो लेकर के, जो कि इक्वली अमेजिंग और मजेदार होने वाला है। तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।